हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है। आप लोगों को कब होगा उसका डेट नहीं आया है, लेकिन फॉर्म भरा गया है तो एग्जामिनेशन होने वाला है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बिहार एसएससी का फॉर्म भरे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन जो है ना वो साइंस से आएगा। तो साइंस से आएगा 25 क्वेश्चन, ये तो पता है। तो हम लोग ऐसा क्या पढ़ ले कि हम लोगों का 25 में से 25 क्वेश्चन साइंस में हम लोग कर पाए। तो इसके लिए आप लोगों को पहले क्वेश्चन बैंक देखना होगा। देखिए, जो क्वेश्चन बैंक है ना एसएससी का, जिसमें जितने भी एग्जामिनेशन हो गए, एमडीएस, एमटीएस, एलडीसी और सीजीएल, जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन है, सारे एग्जामिनेशन में साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो एक ही वीडियो में पूरा साइंस का क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक वीडियो में फिजिक्स का देखेंगे, एक वीडियो में केमिस्ट्री का देखेंगे और एक वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का देखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक का बुक है उसमें जो जीव विज्ञान है, ठीक है, जो बायोलॉजी है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को याद भी करवा दूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पता है किसका केंद्र होता है? कोशिकीय श्वसन का। किसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया? किसका केंद्र होता है? कोशिकीय श्वसन का। याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है? कोशिकीय श्वसन का। ठीक है, देखिए ये कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर में, एसएससी मैट्रिक स्तरीय में पूछा गया हुआ है, स्थानीय स्नातक स्तरीय में पूछा गया हुआ है, डाटा एंट्री, मतलब कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर कोई पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है, तो हम लोग बोलेंगे श्वसन का। किसका? कोशिकीय श्वसन का। याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है? कोशिकीय श्वसन का। नेक्स्ट क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका, पशु कोशिका बोलिए या फिर जंतु कोशिका बोलिए, में अंतर पाया जाता है? तो आप लोग को हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। किसका? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, याद रहेगा, पादप कोशिका और पादप कोशिका और पशु कोशिका, जंतु कोशिका लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज जो है वो आप लोगों का कोशिका भित्ति का घटक है। किसका है? कोशिका भित्ति का। याद रहेगा, सेल्यूलोज किसका घटक है? तो कोशिका भित्ति का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया में से किसका केंद्रक होता है? तो कोशिकीय श्वसन का होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज जो है वो कोशिका भित्ति का घटक होता है। याद रहेगा, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का घटक होता है। नेक्स्ट क्या है, जीवित जीवों का संरचनात्मक और पर्यावरणात्मक एकक है? तो आप लोग का इसका हो जाएगा कोशिका। हाँ ना, जीवित जीवों का संरचनात्मक और पर्यावरणात्मक एकक है, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा कोशिका। हाँ चलिए देखिए, तीसरा नंबर देख लीजिए, सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का होता है। फिर क्या है, जीवित जीवों का संरचनात्मक और पर्यावरणात्मक एकक है, तो आप लोग का हो जाएगा कोशिका का। किसका? कोशिका का। नेक्स्ट क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है? तो आनुवांशिक सूचना को मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को। किसको कहा जाता है? डीएनए को। याद रहेगा, मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? डीएनए को। याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिजन आप लोगों को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए जो उद्दीपन होता है उसे ही हम लोग प्रतिजन कहते हैं। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो आप लोगों का इसका आकार होता है 100 माइक्रो। क्या होता है? 100 माइक्रो। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार जो होता है वो होता है 100 माइक्रोन। क्या होता है? 100 माइक्रोन। फिर आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो आप लोग का हो जाएगा फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं मुदुर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? फाइटोक्रोम। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो कोशिका जो है आप लोगों को अतः परासरण के कारण स्फीत हो जाती है। किसके कारण? अतः परासरण। क्या हो जाएगा?
अतः परासरण कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो अतः परासरण। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो अंतः शोषण की प्रक्रिया में आप लोगों का अवशोषण निहित है। क्या निहित है? अवशोषण। क्या निहित है? अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण। चलिए पहले 10 रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में से किसका केंद्रक होता है? कोशिकीय श्वसन का। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पंशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। सेल्यूलोज में मुख्य घटक है सेल्यूलोज, किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का। जीवित जीवा का सरात्मक और पर्यात्मक इकाई है तो कोशिका हो जाएगा। फिर क्या आप लोगों का आनुवांशिक सूचना को मास्टर कॉपी कहा जाता है? तो डीएनए को। प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। नग्न आंखें से देखे जा सकने वाली कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या है? तो 100 माइक्रो। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश के क्षेत्र में अवशोषित होता है? तो फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित होता है फाइटोक्रोम। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो अतः परासरण के कारण। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? अतः परासरण के कारण। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होती है? तो अवशोषण। अंतः शोषण में क्या निहित होती है? तो अवशोषण हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का? किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? क्या बोल रहा क्वेश्चन? किसमें रखी जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो हो जाएगा समपरासरण दाबी घोल। क्या हो जाएगा? परासरण दाबी घोल। क्या हो जाएगा? समपरासरण दाबी घोल। समपरासरण दाबी घोल। समपरासरण दाबी घोल। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है किसमें रखने पे? समपरासरण। देखिए याद रखिए, समपरासरण दाबी घोल। समपरासरण दाबी घोल। उत्कजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है, तो आप लोगों का हो जाएगा त्वचाजन। क्या हो जाएगा? त्वचाजन। उत्तक जनन जिसके बाह्य त्वचा बनती है ये हो जाएगा त्वचाजन। या फिर वृक्क के आकार के द्वार कोशिका किसमें होती है? तो आप लोगों का हो जाएगा द्विबीजी पादपों में। किसमें हो जाएगा? द्विबीजी पादपों में। वृक्क के आकार के द्वार कोशिका किसमें होती है? द्विबीजी पादपों में। वृक्क के आकार के द्वार कोशिका किसमें होती है? द्विबीजी पादपों में। डंबेलाकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? तो आप लोगों का हो जाएगा गेहूं में। डंबेलाकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? गेहूं में। डंबेलाकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? गेहूं में। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो हरित ब्लॉकों का संबंध है जैव ईंट से। किससे है? जैव ईंट से। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? जैव ईंट से। हरित ब्लॉक का संबंध किससे है? जैव ईंट से। फिर क्या सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है अमीबा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। अमीबा याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है अमीबा। बाड़ पिंड किसमें पाया जाता है? तो बाड़ पिंड आप लोगों का पाया जाता है मादा कायिक कोशिका में। किसमें पाया जाता है? बार पिंड पाया जाता है मादा कायिक कोशिका में। पैरामेसियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा साइटोपायज। क्या हो जाएगा? साइटोपायज। पैरामेसियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है साइटोपायज। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा आइडियोब्लास्ट। क्या हो जाएगा? आइडियोब्लास्ट। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट। क्या हो जाएगा? आइडियोब्लास्ट। क्या हो जाएगा? आइडियोब्लास्ट। फिर क्या आ जाएगा? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज जो है आप लोगों का प्रकार है हेक्सोज शर्करा का। हेक्सोज, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो हेक्सोज शर्करा का, ग्लूकोज जो है उसी का प्रकार है हेक्सोज शर्करा का। किसका है? ग्लूकोज किसका प्रकार है? हेक्सोज शर्करा का। ठीक है, 20 याद किए, 20 रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, हम लोग सारा क्वेश्चन याद करते चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका केंद्रक होता है? तो कोशिकीय श्वसन का। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो कोशिका भित्ति का। जीवों का सरात्मक और पर्यात्मक एकक है, तो आप लोग का हो जाएगा कोशिका। फिर क्या है आप लोगों का आनुवांशिक सूचना का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? डीएनए को। प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशानों का सबसे छोटा आकार क्या होता है? 100 माइक्रोन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? फाइटोक्रोम। कोशिका किसके कारण स्फीत होते हैं? अतः परासरण के कारण। अतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होती है? अवशोषण। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो समपरासरण दाबी घोल। उत्कजन जिसमें बाह्य त्वचा बनती है वह है, तो वह है त्वचाजन। वृक्क के आकार के द्वारा कोशिका किसमें होती है? तो द्विबीजी पादपों में। डंबलेकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? तो मूंगफली में। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है?
तो हरित ब्लॉक का संबंध किससे है? आप लोग का जैव ईंटे से। किससे है? हरित ब्लॉक का संबंध जैव ईंटे से। सबसे बड़ा एककोशिकीय जीव है तो अमीबा हो जाएगा। बार पेन किसमें पाया जाता है? तो मादा काई कोशिका में। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है साइटोपायज। एक मृदुलक कोशिका जो ही कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो आइडोब्लास्ट। क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट। क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो हेक्सोज शर्करा का। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? हेक्सोज शर्करा का। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या है? 0। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? 0 सूत्रकणिका। और हम लोग फर्स्ट में देखे थे सूत्रकणिका, पता है किसको बोलते हैं? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आप लोगों का 21 नंबर पे थे हम लोग। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है तो 0 हो जाएगा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है आप लोगों का माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो आप लोगों का हो जाएगा रंधी द्वार, सॉरी नहीं सही है। कितना नंबर थे? 23 में थे तो रंधी द्वार हो जाएगा। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंधी द्वार के लिए अनिवार्य है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना रंधी द्वार के लिए अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो कोशिका में अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम लोग को लेना चाहिए ग्लूकोज। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। फिर क्या है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो आप लोग को हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। क्या होगा? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। फिर क्या है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का रंग जो है ना किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। किसके? कैरोटीन। तो गाजर का रंग जो होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप लोगों का नाभिक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो नाभिक नहीं होता है। फिर क्या है? कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फिर क्या आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो आत्मघाती बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा हैवर लैडिड। किसने का किया था? हैवर लैडिड। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? हैवर लैडिड। याद रहेगा हैवर लैडिड। पैनक्रियाज की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। किस क्या होगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या हो जाएगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्लोरोफिल को डैश द्वारा पृथक और नामित किया जाता है तो आप लोगों का हो जाएगा केवेंतु और पेलेटियर। क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया जाता है तो केवेंतु और प्लेटियर। केवेंतु और प्लेटियर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो हो जाएगा वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो आप लोग का हो जाएगा वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो ये हो जाएगा वायरस। फिर क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? पूछ रहा है इसमें संयोजी उत्तक नहीं है। क्या पूछ रहा है? संयोजी उत्तक नहीं है तो आप लोगों का हो जाएगा हृदय मांसपेशी। क्या हो जाएगा? हृदय मांसपेशी। अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है तो आप लोगों का हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वो खुरदरी होती है। किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? राइबोसोम। किसके कारण? राइबोसोम। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो आप लोगों का हो जाएगा वल्लीन। किसका? वल्लीन। एनिलिडा जाति। वल्लीन की उपस्थिति के कारण पूंछ सिर से पूंछ तक खंडित होता है। वल्लीन।
निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा दो तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा आप लोगों का? दो तंत्रिका कोशिका। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका को समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? समान कोशिका। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के उत्तक आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के उत्तक आप लोगों को 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो आप लोगों का हो जाएगा माइकोप्लाज्मा में। किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो आप लोगों का हो जाएगा सूत्रकणिका। कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। तो 42 का दूसरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव जो है वो कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। कैसे करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय जीव प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा अगर का। किसका? आइसक्रीम और जेली बनाने में किसका यूज किया जाता है? अगर का। किसका? अगर का। जिन प्राणियों में कोशिका तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तो कहते हैं त्रिकोण की। 3 है तो त्रिकोण की हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किए थे वो थे पुरकिंजे। कौन थे? पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किए थे सबसे पहले? पुरकिंजे। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड। क्या होता है? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड। दिए गए विकल्प में से उत्तक की पहचान करें, जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज की पतली दीवार और रिक्तियों की प्रधानता वाली होती है। तो आप लोगों का हो जाएगा, इसका मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो इसका बता दीजिएगा। ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट? निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार है? तो एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों का होता है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोजीन। ठीक है, एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट। तो आप लोगों का ट्राइफॉस्फेट। तो आप लोगों को 49 का तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर 50वां नंबर क्वेश्चन क्या? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो एक कोशिका के केंद्रक में आप लोगों का कौन सा द्रव होता है? मैं बताऊं? न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आप लोगों को मैं 50 तक क्वेश्चन करवा दी, पहले 50 तक रिवीजन करेंगे झट झट, फिर हम लोग उसके बाद आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? जो आप लोगों का वयस्क रंध्र होता है ना, उसमें से इसमें से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य तंतु। क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य तंतु। एक वयस्क रंध्र में जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है, जीव द्रव्य। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लिना अमीबा पैरामेसियम। सभी के सभी आप लोगों का एक कोशिकीय का उदाहरण है। ठीक है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो आप लोगों का इसका हो जाएगा ह्यूमस। क्या हो जाएगा? ह्यूमस। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृत पादपों पर ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो आप लोगों का जो बाल में है ना, वो केरेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केरेटिन। याद रखिएगा, बाल में क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन? केरेटिन। फिर नेक्स्ट क्या है? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो आप लोगों का एक कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। ठीक है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ये हर बच्चा को पता होता है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है। ऐसे जीव विज्ञान में 2 आता है, एक बॉटनी आता है, एक जूलॉजी आता है। एक का अरस्तु है और एक का थियोफ्रेस्टस है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आप लोगों का निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को। याद रखिएगा, आनुवांशिकी का जनक मेंडल, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्या हो जाएगा? जो वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और हिंदी में उसका नाम है सूत्रकणिका। क्या नाम है? सूत्रकणिका। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति है आप लोगों का
पारगम्य क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? अर्ध पारगम्य, याद रहेगा। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? अर्ध पारगम्य। फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा गया है? तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लयन काय को। किसको कहा जाता है? लयन काय को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लयन काय। ठीक है, किसको कहा जाता है? लयन काय। फिर क्या है? अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी में पचाता है। कहाँ पचाता है? खाद्य धानी में पचाता है अमीबा अपना भोजन। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं और जो नर युग्मक होता है उसको शुक्राणु बोलते हैं, तो याद रखिएगा अंडाणु, ठीक है। 63 नंबर क्या है आप लोगों का? निम्नलिखित में से कौन-सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो आप लोग का हो जाएगा प्लास्टिड। क्या हो जाएगा? प्लास्टिड। निम्नलिखित में से कौन-सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिड। फिर क्या आप लोगों को निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। किसने दिया था? क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत डार्विन। किसने दिया था? डार्विन। फिर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? हृदय मांसपेशी। कौन हो जाएगा? हृदय मांसपेशी। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो आप लोगों का हो जाएगा हृदय मांसपेशी। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और डैश से मिलकर बने होते हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिर क्या? सूक्ष्म जीव जो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर के किस भाग को अधिक प्रभाव करते हैं? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा फेफड़ा को। जो सूक्ष्मजीव जो होते हैं ना, जो नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वो शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं? फेफड़ा को। निम्नलिखित में से कौन-सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा में सही है? तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिता और माता दोनों का बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज डैश में की गई थी। तो आप लोगों का इसका हो जाएगा तालाब के जल में। स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज जो सबसे पहले हुआ था ल्यूवेनहॉक के द्वारा, वो तालाब के जल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने की अनुमति देता है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ना, वो कोशिका का वो गुण है जिससे वो भीतर बाहर आने आने जाता है, आता जाता रहता है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कौन सा होता है? चयनात्मक पारगम्य कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का कोशिका झिल्ली। फिर नेक्स्ट क्या है? यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों की सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो आप लोगों का हो जाएगा आवास। क्या हो जाएगा? आवास। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहले किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो आवास के आधार पर सबसे पहले वर्गीकृत किया था। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्सा। क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्सॉ। क्या हो जाएगा? किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है? तो ये हो जाएगा रुडोल्फ विर्सा। फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आप लोगों का ये मिलान करना रेखित है, चिकनिक है, हृदयक है। तो आप लोगों का जो इस क्वेश्चन नंबर है ना 74 है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रेखित का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, तीनों जो है ना वो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। रेखित हो जाएगा लंबी, बेलनाकार तथा शाखा रहित। चिकनी हो जाएगा लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीला। हृदयक जो हो जाएगा वो बेलनाकार और शाखाओं वाली हो जाएगा। फिर क्या है आप लोग का 75 रक्त एक संयोजी ऊतक जो किस प्रकार के अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती है? तो आप लोगों का हो जाएगा तरल। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तरल। फिर इसमें आप लोगों को मिलाना है, तो इसका आंसर जो होना ये हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, अमीवा। अमीवा जो होता है ना, वो विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। अमीवा का विखंडन किसी भी तल पे हो सकता है, तो पहला का तीसरा होगा। फिर क्या है? लिस्मेनिया। तो इसका हो जाएगा विखंडन एक निर्धारित तल पे होता है और प्लाज्मोडियम जो होता है ना, उसका होता है बहुखंडन होता है उनके अनेक संतति कोशिका, ठीक है। बहुखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिका उसका होगा। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभोज्योतक ऊतक तथा अस्थायी ऊतक पर विभाजित किया गया? तो आप लोगों का हो जाएगा ये विभाजन क्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? विभाजन क्षमता के आधार पे पादप ऊतकों को विभोज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया। फिर क्या है आप लोगों का? ये रेखित है, चिकनिक है और हृदयक है। तो आप लोगों का इसका रेखित का हो जाएगा हाथ तथा पैर। रेखित कौन हो जाएगा?
हाथ तथा पैर। फिर क्या है आप लोगों का चिकनी, तो चिकनी का क्या हो जाएगा, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों की श्वास नली और हृदय का क्या हो जाएगा, हृदय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, किस प्रकार की एपिथेलियन ऊतक आहार नली के स्तर अथवा फेफड़ों की कुपिका में वर्णमय पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देती है। तो आप लोग का हो जाएगा सरल सल्की एपिथेलियम, सरल सल्की एपिथेलियम। फिर क्या है, जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों का उदाहरण है। तो आप लोगों का हो जाएगा ये मोनेरा, क्या हो जाएगा, मोनेरा, क्या हो जाएगा, मोनेरा। ईस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों का उदाहरण है। तो ईस्ट तथा मशरूम जो है ना आप लोगों का फंजाई जगत के जीवों का उदाहरण है। किसका, फंजाई। ईस्ट तथा मशरूम किसका उदाहरण है, फंजाई का। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो आप लोगों का इसका हो जाएगा एम स्लीडन तथा टी स्वान। कौन हो जाएगा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, किसने कहा था, टी स्वान ने। किसने कहा था, टी स्वान और एम स्लीडन, एम स्लीडन तथा टी स्वान। फिर आप लोगों का मिलाना है, लिस्मानिया है, ईस्ट है, स्पाइरोगाइरा है। तो आप लोगों का जो इसमें है जो हो जाएगा ना 83 का, ये हो जाएगा आप लोगों का, इसका मैच द फॉलोइंग का है 83 है ना। तो पहला का इसका जो है ना आप लोग का लिस्मेनिया का होगा द्विखंडन। लिस्मानिया जो होता है उसका क्या हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा। जो ईस्ट है ना, ईस्ट, उसका हो जाएगा, ईस्ट का हो जाएगा मुकुल निर्माण और स्पाइरोगाइरा का हो जाएगा खंडीकरण। लिस्मानिया का क्या होगा, द्विखंडन। ईस्ट का क्या होगा, ईस्ट का मुकुल निर्माण और स्पाइरोगाइरा का खंडीकरण हो जाएगा। फिर क्या है, रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिका का आकार क्या होता है। तो रंध्र को घेरने वाली जो कोशिका है ना उसका आकार होता है वृक्क का आकार। क्या होता है आप लोगों का, वृक्क का आकार होता है। स्क्लेरेकाइमा ऊतक की कोशिका की भित्तियां किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है। तो आप लोगों का हो जाएगा लिग्निन। क्या हो जाएगा, लिग्निन, क्या हो जाएगा, लिग्निन। फिर क्या है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत का। क्या हो जाएगा, सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत मूलभूत इकाई है। तो ये अच्छा, ये 86 नंबर वाला है। तो ये किस सिद्धांत का कथन है, तो ये कोशिका सिद्धांत का कथन है। फिर नेक्स्ट क्या, डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें विषाणुओं को अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी में किया जाता है। किसमें, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी में। डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। तो आप लोग फफूंद को अध्ययन को, फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। याद रहेगा, फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाली कोशिका ऊतक और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रोएंटोमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो आप लोगों का इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऊतक विज्ञान। क्या हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप में जमा होता है। तो आप लोगों को कोशिका के केंद्रक में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। कहाँ जमा होता है, केंद्रक में। फिर नेक्स्ट क्या, उस ऊतक का नाम बताइए, उस ऊतक को का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो जो विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है वो होता है, कौन होता है पता है, फ्लोएम होता है। कौन होता है, फ्लोएम होता है। दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों पादप और वस्तु की कुल संख्या कहलाती है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा बायोमास। क्या हो जाएगा, बायोमास। फिर क्या है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेक्टर पिल्ली। क्या हो जाएगा आप लोगों का, अरेक्टर पिल्ली। फिर क्या है, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव के डैश के रूप में जाना जाता है जिन्हें साइटोप्लाज्म तथा नाभिक शामिल होते हैं। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रोटोप्लाज्म। फिर क्या, आप लोगों का जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा प्रभावित रहता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सहभोजिता। क्या हो जाएगा आप लोगों का, सहभोजिता। फिर क्या, कसाब बाल जैसी संरचना है जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, जीवाणु। क्या हो जाएगा आप लोगों का, जीवाणु। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जन्मभर पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण शक्तता। क्या हो जाएगा, पूर्ण शक्तता, टोटी पोटेंसी, पूर्ण शक्तता। ठीक है, डैश एक एकल कोशिका द्वारा पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं पूर्ण शक्तता। पूर्ण व्यक्ति तो पूर्ण शक्तता। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या आप लोगों को पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश स्थिरीकरण सवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा आधा। माइक्रो प्रकाशन का मतलब क्या आता है आधा। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप में पाया जाता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा मीजोसोम। क्या हो जाएगा मीजोसोम। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है मीजोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिका एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीवीय आकार की होती है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। क्या हो जाएगा आप लोगों का श्वेत रक्त कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी कोशिका एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीवीय आकार की होती है? तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। फिर क्या हो जाएगा जन इवेलेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए। किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए परकिंजे। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटकों को पचाने का कार्य करता है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा लाइसोसोम। कौन काम करता है? पचाने वाला। कोशिका के अपचित घटक को पचाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। तो ये आप लोगों का टाइप 1 के जितने भी सवाल थे वो मैं आप लोगों को करवाई हूँ। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 में जो भी सवाल पूछा गया हुआ है अभी तक वो। तब तक आप लोगों को मैं एक बार टाइप 1 का रिवीजन करवा देती हूँ।